Good evening, students. My name is Hemlata Yadav, and I'm going to make a video for solving a sample paper, that is term 2 sample paper of CBSE biology. And I hope you are doing well in your CBSE board exam that are already going on. So on 30th May, you are having your biology paper. So I wish you all the best, and I'm going to share you firstly the questions of the sample paper, and then one by one we are going to discuss the answers. So this is the section A, and the first question is, why is the structure of antibody molecules is represented as H2L2? So antibody का molecule जो होता है उसको H2L2 क्यों हम represent करते हैं? तो आपको पता होता है कि एंटीबॉडी का डायग्राम आपने देखा होगा कि इट इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो सेंट्रल चेन होती है दैट इज हैवी चेन दैट इज कंटिन्यूअस लॉन्ग प्रोटीन पॉलीमर. सो अगर ये लॉन्ग है then it is heavy, also heavy in molecular weight, so therefore this is known as heavy chain. So these are two, so these two are becoming H2, but two more chains are there, for protein chains are there which are sidewise. साइड में ही इनके जो वाई शेप पोर्शन है उसकी साइड में ही दो छोटी चेन्स भी होती हैं जो लगी हुई होती हैं. सो ये छोटी का मतलब है, लाइट का मतलब है इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है. इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो दैट मीन्स ये दे बिकम L2. तो ये जो दो बनाई है ये L2 हो गई. तो बिकॉज एंटीबॉडी के किसी भी एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में देयर आर मेनी एंटीबॉडीज, IgA, IgG, IgE, and in them all of them are having this common structure के पहला जो मिडल वाला स्ट्रक्चर है that is heavy chain, and the side wise जो स्ट्रक्चर है वो है light chain, और इनके बीच में दोनों के बीच में यहाँ पर डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं. एस सल्फर सल्फर के दो ब्रिजेस होते हैं. कई जगह यहाँ पर दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन सल्फर के डाइसल्फाइड बॉन्ड से एस बॉन्ड एस से ये कनेक्टेड होती है, जो येलो से मैंने शो करी. तो बीच की जो चेन है जिसे मैंने H2 मार्क किया था ये हैवी चेन हो गई. साइड की जो दो चेन है उनको मैंने रेड से मार्क किया, L2 चेन हो गई. और बीच में दोनों चेन्स हैवी 2 और लाइट 2 किससे जुड़ी हुई हैं? दे आर अटैच्ड टू द डाइसल्फाइड ब्रिजेस शोन इन द येलो. आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों हम इनको एंटीबॉडी को H2L2 बोलते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम एनी टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी. सो हमने बता ही दिया कि आपका दो एंटीबॉडीज कोई से भी दो बता सकते हो. IgA बता सकते हो, IgG बता सकते हो. IgA आपकी ऐसी एंटीबॉडी है जो आपकी बॉडी के सिक्रीशंस में ज्यादा होती है. दैट मीन्स आपकी बॉडी में टीयर्स निकलते हैं, आपकी आंखों में से आंसू निकलते हैं जब आप सैड होते हो, या फिर आपके जो सलाइवा होता है उसमें जो एंजाइम्स होती हैं उनमें. तो और मेमोरी ग्लैंड मदर जब लैक्टेट करती है, मेमोरी ग्लैंड में से जो दूध पिलाती है छोटे बच्चे को, कोलेस्ट्रॉल जो गाढ़ा पीला दूध फर्स्ट 6 मंथ तक पिलाती है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल, उसमें भी IgA होती है. एंड IgG एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कैन ट्रांसफर फ्रॉम द प्लासेंटा. ओके, so one is secretory antibody, that is IgA, other is IgG, that is transplacental, जो प्लासेंटा के थ्रू मूव कर सकते. और भी हैं IgE जिसकी बात करी थी, वो एलर्जिक रिएक्शंस में बढ़ जाती हैं. बढ़ने का नाम ईओसाइनोफिलिया होता है बिकॉज IgE उसमें इंक्रीज हो जाती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑर्गेनिक फार्मर है, रिलाई कर रहा है नेचुरल प्रिडेशन पे कंट्रोलिंग प्लांट पेस्ट. तो इस वाले मेथड को क्या कहते हैं? नेचुरल प्रेडेटर्स उसने अपने क्रॉप फील्ड में ला दिए हैं जो कि हम कर रहे हैं, पेस्ट उनको खा रहे हैं. तो ऑर्गेनिक फार्मर ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, केमिकल तो यूज नहीं कर रहा है. तो ऐसी टेक्निक जिसमें कोई पेस्ट को खाने वाले दूसरे उनके हाइपर पैरासाइट्स हम लोग डालते हैं, या उनको जो बीमार कर दें पेस्ट को, कीड़े मकोड़ों को नेचुरली जो खत्म करे, वो हम ऑर्गेनिज्म अगर अपने फार्म में डालते हैं तो उसको हम होलिस्टिक अप्रोच क्यों कह सकते हैं? व्हाई दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ होलिस्टिक अप्रोच? दिस इज द क्वेश्चन.
So question is that because it is a biocontrol type of agent, and in this chemical are not used, and because the predator and prey relationship is very specific, the parasite and the host relationship is very specific. So इस वजह से जो हम organisms डालेंगे वो particular अपने ही host को attack करेंगे without disturbing the harmless insects. I think it's clear. Now, और में क्वेश्चन दिया हुआ है microbe play a dual role when used for sewage treatment as they do not have only help to retrieve usable water but also to generate fuels. माइक्रोब के दो रोल्स हैं सीवेज ट्रीटमेंट में. एक तो हमारे पानी को वो साफ कर रहे हैं माइक्रोब नेचुरली, क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो स्टेप है जिसमें एरोबिक माइक्रोब्स को ज्यादा अमाउंट में बढ़ाया जाता है एरोबिक क्रिएशन टैंक में, ताकि वो डिकम्पोज करें ऑर्गेनिक मैटर को, पानी साफ करें. तो इसको जो स्लज होता है उसी टैंक में जो स्लज बनता रहता है, माइक्रोब्स जो डिग्रेड कर रहे हैं और माइक्रोब्स अपना नंबर जो ग्रो कर रहे हैं, वो डिकम्पोज्ड मैटर और प्लस द अमाउंट ऑफ बायोमास is transferred then next to the digester tank. That means बायोगैस प्लांट में उसे भेज दिया जाता है जिसमें बायोगैस भी जनरेट होती है. बायोगैस तो आपको पता है नेचुरल गैस की तरह एक फ्यूल है, डोमेस्टिक फ्यूल की तरह हम उसे यूज कर सकते हैं. तो इट्स ऑल्सो जनरेटिंग द फ्यूल. तो आपको ये बताना है इसमें इनडायरेक्ट वे में आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पूछा गया है एंड ऑल्सो द बायोगैस फॉर्मेशन फ्रॉम दैट स्लज इज ऑल्सो told. Next is a youth in his 20s met with an accident, succumbed to the injuries. Parent agreed to donate his organs. Listening to essential clinical steps to be taken before any organ transplant. Why is the transplant rejected sometime? एक क्वेश्चन है, कोई एक्सीडेंट में किसी का कोई बहुत ज्यादा इंजरी लग गई है तो फिर ब्रेन डेथ हो गई होगी, फॉर एग्जांपल कोमा में चला गया, तो उसके पेरेंट ने कहा कि हम इसका इसके ऑर्गन किसी पेशेंट के काम आ सकते हैं तो हम इसके ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं. तो एसेंशियल क्लिनिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं जिससे कि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पहले करने जरूरी हैं. सो व्हाई इज ट्रांसप्लांट रिजेक्टेड, और किसी किसी केस में ट्रांसप्लांट रिजेक्ट क्यों हो जाता है. तो जब हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो पहले तो हम ये बताएंगे कि which branch of immunity is responsible for exception and rejection of transplant. So we know that cellular immunity. Cellular immunity is the branch that is mediated by T cells, lymphocytes, T lymphocytes. So this immunity is involved in graft, transplant or exception or rejection. Cellular immunity है तो T cells की immunity है. तो सबसे पहले हमको ग्राफ्ट को मैच कराना पड़ता है. वी हैव टू match the graft histocompatibility. We have to check that whether it is its tissue are matching with the recipient's tissue. तो histocompatibility test इसको कहते हैं. और इसमें ब्लड ग्रुप भी सेम होना चाहिए. ब्लड ग्रुप मैचिंग इज ऑल्सो डन, टिश्यू मैचिंग इज ऑल्सो डन. तो हमारे टिश्यूज पे जो एंटीजन हैं और जो डोनर के ग्राफ्ट पे जो एंटीजन है उनको मैच किया जाता है. अगर मैक्सिमम मैच हो रहा है तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन बिकम्स लेस, और ये करना जरूरी है. और रिजेक्ट क्यों हो जाता है, फॉर एग्जांपल किसी का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा हाई है और उसमें मैचिंग भी प्रॉपर नहीं हुई है तो उसमें रिजेक्शन होने के चांसेस हैं. ज्यादातर कोशिश करी जाती है आइडेंटिकल ट्विंस के ग्राफ्ट लगा दें या जेनेटिक पेरेंट्स का ग्राफ्ट लगा दें या सिबलिंग्स का ग्राफ्ट लगा दें, बिकॉज हमारे फैमिली में से डायरेक्ट हमारे अगर पेरेंट्स ने हमें कोई ग्राफ्ट दिया है तो क्या होगा, हमें चांसेस ज्यादा होंगे कि हमारे टिश्यू मैच करेंगे बिकॉज हम इनहेरिट करते हैं जीन्स अपने पेरेंट्स से. और एक और बात, जब ये लगाया जाएगा, डोनेट किया जाएगा, तब पेशेंट है उसको किस पे रहना पड़ेगा, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स पे रहना पड़ेगा, बिकॉज उसकी इम्यूनिटी स्टिल अभी फॉरेन ऑर्गेन जो ग्राफ्ट है उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लेगी. तो वी हैव टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम. सो बाय यूजिंग द इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा स्लो डाउन करने वाले ड्रग हमको लेने पड़ेंगे इसमें. तो ये सब आप आंसर में लिखेंगे. नेक्स्ट इज नेम द ब्लैंक स्पेसेस ABCD एंड गिवन द फॉलोइंग. बैक्टीरियम है,
नेम उसका ए है और कमर्शियल प्रोडक्ट वो लैक्टिक एसिड बनाता है, तो आपको ए में फुल करना है कि क्या होगा, तो कौन सा नाम आएगा यहाँ बैक्टीरिया का, बहुत सिंपल है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आल्सो यू कैन राइट, बोथ यू कैन राइट lactobacillus or lactic acid bacteria in your book. Lactic acid bacteria is given, you will write that. Fungus B and cyclosporin A, which fungus is making the cyclosporin A, so you will write here trichoderma. Trichoderma is a genus of fungus which makes cyclosporin A, जो मैं अभी बता रही थी, immunosuppressant है. C is, you have to tell the type of microbe in C, and its name is written Monosaccus purpurus, and it is making statins. So Monosaccus purpurus is what? You have to tell that it's a bacteria. Now next is fungus, and it is Penicillium notatum, and it is producing what? It is Penicillium notatum is producing antibiotic penicillin. Okay, you will be writing that. Now the graph is giving below represent the organism response to the temperature and as environmental condition. Internal level is shown on the y-axis and external level is shown on the x-axis. तो पैरामीटर आप कोई भी ले लो, इंटरनल लेवल जैसे आपका टेम्परेचर ले लो, और बाहर आप यहाँ पर आप टाइम डे और नाइट टाइम इंटरवल ले सकते हो. तो देयर आर दिस ग्राफ इज शोन in which there is a middle line B and there is a straight line A is going. So you have to tell the question which is asked afterwards. इस ग्राफ के बेस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप बताएंगे. तो उसमें उस ग्राफ में कौन से कन्फर्मर्स हैं, कौन से रेगुलेटर्स हैं, ये आपको बताना है. सो इसमें जो स्ट्रेट लाइन है दैट आर व्हाट रेगुलेटर्स, that are what conformers. Conformers means they are cold blooded animals. So A is showing the conformers, that means बाहर जो भी environment होता है उनका internal level भी वैसे ही change हो जाता है. They cannot do thermoregulation, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं. एंड B is what? B is the homeostasis और बैलेंस्ड स्टेट. ठीक है, बैलेंस स्टेट जो कि कौन रखता है, एक जो रेगुलेटर्स हैं वो एक, जैसे हम लोग हैं, हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर तब वहीं तक रहता है. तो वी आर व्हाट? वी आर द रेगुलेटर्स. नाउ द क्वेश्चंस आर देयर. Next question we will be looking at. Here comes the next section. The question is differentiate between the benign and the malignant tumor. So I hope you are able to see the screen. So there is a differentiate between benign and the malignant tumor. This is the question. I want to zoom it so that you can also see. Why is and next question is, why is colostrum a boon for the newborn baby? So malignant और benign tumor क्या होते हैं? Benign tumor is a tumor which is confined to one place. एक ही जगह रहने वाला ट्यूमर जो मूव नहीं करता है उसको benign tumor कहते हैं. और malignant tumor is a tumor that is that can do show the property of metastasis. It is metastasis, or it can move from one place to another place by invading the blood or vascular system, circulatory system. वहां जहां पर one place it is there, कोई ट्यूमर उग रहा है, गांठ हो रही है, कैंसरस ग्रोथ हो रही है, that is rapid multiplication of cells, पर वो बिनाइंग रहती है अगर वो वहीं रहती है, उम्र भर वहीं रहे, मूव नहीं करे, वो इनिशियल स्टेजेस में रहती है. बट जैसे जैसे उसके अंदर कुछ ऐसी जीन्स, ऑन्कोजेनिक जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और वो मेटास्टेसिस करने लग गई,
उसने ब्लड सप्लाई में बना ली, खुद की ब्लड सप्लाई भी बना सकती है वो, इसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं। और वो इस ब्लड सप्लाई के थ्रू साइड वाइज के ब्लड वेसल्स को इन्वेड करके उनके थ्रू थोड़े थोड़े सेल्स कट ऑफ करके फर्स्ट साइट से नेक्स्ट साइट पे जा सकते हैं। दिस मूविंग प्रॉपर्टी इज शोन इन द malignant tumors. Second question is there, which is B. Why is colostrum a boon for newborn baby? Because उसके अंदर मैंने आपको बताया secretory antibodies, that is IgA antibodies are present, and वो न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी बना देंगी. They will provide newborn baby immunity till the baby is able to grow till the age of 4 or 5, so that some immunity is developed in it. जब तक वो बेबी को इम्यूनिटी, जब तक उसकी वीक है, तब तक माँ का जो दूध होता है कोलेस्ट्रॉल, उसको इम्यूनिटी देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट स्टेज डज प्लाज्मोडियम गेन एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी? कौन सी स्टेज है प्लाज्मोडियम की जिसमें वो एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में? तो यू नो दैट इट इज अ स्पोरोजोइड स्टेज. स्पोरोजोइड स्टेज में एंटर करता है प्लाज्मोडियम. एंड different, write the different stages of its life cycle. स्पोरोजोइड स्टेज जाती है, सबसे पहले वो लीवर को इन्फेक्ट करती है, लीवर में वो ग्रो करती है इनटू मेरोजोइड्स. देन मेरोजोइड्स जो बाइनरी फिजन से वहां पर ग्रो करते हैं, लीवर के सेल्स को भी बस्ट करते हैं. दिस प्रोसेसेस एंड डिफरेंट स्टेजेस में वो चेंज होते हैं, शेप्स उनकी बदलती रहती हैं. शाइजोन गोनी कहते हैं उसको, शिजोंट भी बोलते हैं जो न्यू स्टेज है. एंड देन इट एंटर्स इनटू द आरबीसीज. आरबीसीज के अंदर फिर वो ग्रो करते हैं. एंड देन बाइनरी फिजन से ये सेक्सुअल स्टेजेस हैं, ये पहले लीवर में हुई, फिर आरबीसी में हुई, फिर आरबीसी से रप्चर करके बाहर निकलते हैं, जिसमें एक सब्सटेंस रिलीज होता है आरबीसी के हीमोग्लोबिन के ब्रेक होने से, हीमोजोइन नाम का, जो कि फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं गैमेटोसाइट्स में एंड गैमेट्स में, मेल एंड फीमेल गैमेट्स में. एंड देन they are again taken through the blood meal into the mosquito, where mosquito is the primary host in which the fusion occur, fertilization occur, and the zygote is developed, and zygote फिर develop हो जाता है in the intestine. It from the intestine it fuses in the intestine, and then it reaches into the salivary glands, जहाँ पर वो वापस से स्पोरोजोइड स्टेज में आ जाते हैं. तो ये स्टेजेस आपको लिखनी चाहे तो आप इस क्वेश्चन में 3 मार्क का है तो डायग्राम बना के बता सकते हैं मस्कीटो का. When someone buys a packet of cigarette, आपको पता है उसके ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है कि स्मोकिंग किल्स और इंजूरियस टू हेल्थ. तब भी लोग स्मोकिंग करते हैं, यूथ, यंग में और ओल्ड में, सब में फेमस होती है कि स्मोकिंग करना, सिगरेट्स को, बीडीज को. तो एडोलेसेंट्स को आप क्या एडवाइस करोगे? 6 पॉइंट्स बताने हैं आपको कि किस तरह से जो सिगरेट उनके लिए खराब है. तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट दैट द स्मोकिंग इज हैविंग सब्सटेंस व्हिच आर कार्सिनोजेनिक. तो उनके अंदर बेंजोपायरिन जैसे कुछ ऐसे निकोटीन और टबैको के कंटेंट्स होते हैं जो कि लंग कैंसर कर सकते हैं. एंड निकोटीन इज ऑल्सो अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटर. वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट भी करती है, एंड इट इज वेरी, देयरफॉर इट इज वेरी हार्मफुल. It also infect the circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम को भी तेज कर देती है, हार्ट बीट तेज कर देती है. बिकॉज वाई? एड्रेनलिन रिलीज करती है. इट रिलीजेस द एड्रेनलिन, इट स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन इनटू द ब्लड, and circulation, both of which raise the blood pressure and therefore increase the heart rate. Then it is responsible for bronchitis and emphysema. It is associated with increased risk of coronary heart disease and also gastric ulcers. Gastric ulcers बहुत हो जाते हैं. स्मोकिंग इंक्रीजेस, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल बढ़ जाते हैं ब्लड में, तो ऑक्सीजन से जुड़ने की जो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी होती है वो लो हो जाती है. सो दीज आर ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है बॉडी में. Next question is, unless the vector and source DNA are cut, fragments separated and joined, the desired recombinant vector molecule cannot be created. तो पहला क्वेश्चन है कि how are desirable DNA sequences cut?
तो डिजायरेबल डीएनए सीक्वेंसेस हमेशा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की पर्टिकुलर साइट, पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को स्कैन करेगी पूरे डीएनए को और सीक्वेंसेस को पहचानेंगी और वो एक पर्टिकुलर साइट पे जिगजैग कट प्रोड्यूस करेंगी अपोजिट स्ट्रैंड में, जिससे कि कोहेसिव एंड्स क्रिएट होंगे, स्टिकी एंड्स, जो कि इस तरह से हम डिजायरेबल सीक्वेंसेस को अलग कर सकते हैं। एंड ऐसे ही काउंटर पार्ट्स हम वेक्टर में बनाएंगे जो हमें बाद में आरडीएनए बनाने में हेल्प करेगा। हाउ आर रिजल्टेंट फ्रैगमेंट जॉइन टू द वेक्टर डीएनए, वेक्टर को भी हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है। तो डीएनए लाइगेज हेल्प टू जॉइन द कट फ्रैगमेंट्स ऑफ वेक्टर डीएनए and also DNA ligase join the two individual fragment of double stranded DNA by the formation of phosphodiester bond. DNA ligase उसमें phosphodiester bond बना के कट सेगमेंट्स को जोड़ देती है। Now what is next? The graph is showing the species area relationship. आपका ये ग्राफ है अलेक्जेंडर वल हॉर्नबोल्ट की इक्वेशन का, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का। ए और बी इसमें दिया हुआ है, तो आपको इसकी इक्वेशन याद करनी है। वाई एक्सिस पे स्पीशीज में से एक्स एक्सिस पे एरिया है, बनाने को भी आ सकता है, बना हुआ भी दिया जा सकता है। इफ बी डिनोट्स द रिलेशनशिप ऑन लॉग स्केल, डिस्क्राइब ए एंड बी। ए अगर बी जो है वो लॉग स्केल पे इसका रिलेशनशिप बता रहा है, तो आपको ए और बी के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो ए पहले तो आप इक्वेशन लिखोगे, फर्स्ट के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है कि a माइनस एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z, and then a minus s is equal to c a to the power z। तो आप इसको लिख सकते हो a minus s is equal to c capital A to the power z, जहां पे z आपका स्लोप ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं इसको। एंड हाउ इज स्लोप रिप्रेजेंटेड, स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, गिव द नॉर्मल रेंज ऑफ द स्लोप। सो b इज इक्वल टू लॉग, अब लॉग इक्वेशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं। b इज इक्वल टू लॉग, b की इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी लॉग s इक्वल टू लॉग c प्लस z log a, z log a। तो ये जो पावर में होता है z, ये आगे आ जाता है, z log a बन जाता है, और log c और जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस के साइन में बदल जाता है, ये आपको हमने क्लास में भी बताया था। तो b इज इक्वल टू लॉग x log s इज इक्वल टू log c, इसको हमने चेंज किया लॉग इक्वेशन में, c a की पावर z को हमने लॉग इक्वेशन में चेंज किया है, लॉग दोनों साइड ले लिया है। log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, ये हमने बना दिया। एंड z की वैल्यू जो होती है वो 1.115 होता है, 1.15 फॉर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, ठीक है, फॉर बर्ड जो फ्रूट खाती हैं उन बर्ड्स के लिए ये हाई होता है। सो नेक्स्ट इज द फ्रूगीवोरस बर्ड का बताओ, तो यही इसका आंसर होगा 1.15। एंड मैमल्स का बताइए, तो मैमल्स का 0.6 to 1.2 होता है, 0.6 to 1.2। तो ये आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप ये लिखेंगे फॉर मैमल्स इट इज 0.6 to 1.2 एंड फॉर बर्ड्स इट इज 1.15। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी टू क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। किसी एरिया को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलने के लिए क्या उसके क्राइटेरिया होंगे? सबसे पहले तो उसमें हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें स्पीशीज रिचनेस होनी चाहिए। तो आपका पहला तो आंसर, पहला पॉइंट होगा स्पीशीज रिचनेस। सेकंड आपका क्या होगा कि इसमें हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए, उस एरिया में जिसको हमें बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलना है उसमें एंडेमिज्म देखना चाहिए। तो एंडेमिज्म क्या है बेटा? एंडेमिज्म इज अ नेटिव स्पीशीज, उस एरिया में ऐसी स्पीशीज मिलने चाहिए और वो भी लार्ज अमाउंट में के जो वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलती, तो हम उसे हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं। ये पैरामीटर्स है, क्राइटेरिया नहीं। मैंने 2 हॉटस्पॉट इन इंडिया, तो देयर आर 3 आउट ऑफ विच 2 आर आस्क्ड। सो वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंदरबन। ओके, तो हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयन रीजन में सुंदरबन एरिया, जो सुंदरबन डेल्टाज आप जानते हो, दैट आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। इंडो बर्मा रीजन भी बोलते हैं, म्यांमार के साथ जो जुड़ा हुआ है। देन 12th क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन फिगर। एक प्लाज्मिड का पीवीआर 322 का आपका फिगर दिया हुआ है
एंड इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चंस इसके बेसिस पे आपको सॉल्व करने हैं. यू विल सी द फिगर, क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे हैं. नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच द वेक्टर इज इंसर्टेड. ये ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें ये वेक्टर इंसर्ट किया जाता है. एंड आपको तो इकोलाई में ये वेक्टर इंसर्ट किया जाता है. And to get the copies of desired gene, we insert this in the E. coli host because ये bacterial plasmid है, तो इसे E. coli host में ही डालेंगे और हम copies इसकी ले सकते हैं, ये grow करेगा उसमें. Mention the area labeled in the vector response for controlling the copy number. तो कौन सा एरिया इसमें कॉपी नंबर को, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही वो एरिया है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और वही कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है. नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स. उसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स दिए हुए हैं, उसका रोल क्या है. To select the transformants from the non-transformant, those selectable markers ampicillin resistant or tetracycline resistant. Now next is two children A and B of 4 and 5 years respectively visited a hospital. Similar genetic disorder है. गर्ल ए को एक enzyme replacement therapy दी गई है, उसे एडवाइस किया गया है कि आपको periodically further replacement के लिए आना है. जबकि गर्ल बी को however थेरेपी नहीं दी गई है, गिवन अ थेरेपी, उसको एक ऐसा इलाज किया गया जिसमें उसको वापस से आने की जरूरत नहीं है. तो बोथ गर्ल एंड बी वाज सफरिंग फ्रॉम विच डिसऑर्डर. तो पहला तो आंसर इसका ही होगा, इट इज दे आर सफरिंग फ्रॉम SCID, दैट इज सीवियरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी syndrome, and it is caused by the deficiency of ADA gene, adenosine deaminase gene, which is a necessary gene for T lymphocytes growth. And treatment जो A को provide करी है, why did treatment A is required repeated visit, because उसको enzyme replacement therapy दी है, उसमें जो enzyme नहीं बनती, enzyme थोड़ी सी उसमें इंजेक्ट कर जाती है, कुछ टाइम तक चलती है और वो कोई परमानेंट क्योर नहीं है. पर जो B को दी गई है, क्योंकि पेशेंट में कोई रिप्लेस नहीं किया गया जीन, जस्ट उसकी प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तो इम्यून रिस्पॉन्स उसका थोड़े टाइम बाद वीक हो जाएगा. बट बी गर्ल को परमानेंट क्योर क्यों है, बिकॉज उसके अंदर स्टेम सेल थेरेपी करी गई है. उसमें ऐसे स्टेम सेल ब्लड स्ट्रीम में उसके डाले गए हैं जो कि हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स हैं और उनमें करेक्ट जीन है, उसकी जीन करेक्ट करके डाली गई है, जीन रिप्लेसमेंट की गई है. उसका इम्यून सिस्टम फंक्शनल हो गया है, तो इम्यून सिस्टम कंप्लीट फंक्शन गर्ल बी में रिस्टोर हो गया है, उसको परमानेंटली क्योर कर दिया गया है. तो इसके और में क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, फ्रेम एंड लेबल इट सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए मॉलिक्यूल्स. तो 5-AT ट्रिपल G 4G एंड CTC इट इज गिवन, 3- सेंस स्ट्रैंड गिवन. तो आपको इसका एंटीसेंस आरएनए मॉलिक्यूल और सेंस स्ट्रैंड बनाना है. तो एंटीसेंस तो इसका होगा 3- से शुरू करेंगे, इसको ए को जिससे पेयर होना है एंटीसेंस डीएनए में, तो A will pair with T, so sequence will become TA4C and GAG. And now the antisense, now the RNA which will be formed is 5- to 3- AUG AU4G CUC, and means यही बनेगा RNA, बट T की जगह बस यूरिडीन हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा. ठीक है, तो दोनों तरफ 5- to 3- आरएनए बनेगा इसी से, और जहां टी है सेम सीक्वेंस होगा 5- to 3-, बस टी की जगह आरएनए में यूरिडीन हो जाएगा, यू लग जाएगा, एंड उसका एंटीसेंस बनेगा UA4C GAG. How RNA molecule made from above DNA help in silencing the specific RNA molecule? The two strand of RNA, sense and antisense, will become complementary, bind with each other, and double-stranded RNA will form, resulted in the transplantation. Protein expression will be inhibited because these double-stranded RNA molecules are degraded by the dicer enzymes. There are enzymes present in the body of mammals and vertebrates which is capable of digesting the double-stranded RNA wherever it is formed. So अगर antisense और sense RNA बन गया इस sequence का, तो ये silencing के लिए use होता है. This is used in the silencing, that is RNA interference pathway, RNA interference technology. It is also used in the development of the pest resistance, nematode resistance plant in Maliodigine. बायोटेक का ही क्वेश्चन है, बायोटेक में इस आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक को, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को हम मेलिडोगाइन इंकॉग्निटा राउंडवॉर्म्स रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट को डेवलप करने के लिए भी यूज करते हैं. So I have discussed all the questions of all 3 question sections
of biology sample paper. I hope you like it. आप भी इसी तरह के sample papers और भी solve करिए so that you get used to the pattern of the paper and also you gain confidence. So with this and with all the very best for your exam, wishing you all the good luck. I will be ending the session here. So I will be stopping the screen share and may God bless you and do well in your exam. Thank you.